और इस बार जितने भी बच्चे 2025 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यही वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम वो प्रश्न कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और यहाँ से स्टूडेंट आपके पेपर में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधा सीधा आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो वीडियो है बिल्कुल 70 नंबर पक्का पर बनाई जा रही है, और इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया तो स्टूडेंट आप लोगों के 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। और इसके बाद फिर आप लोगों को कोई अदर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इतिहास। देखो, इतिहास के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आज की इस वीडियो में। जितने भी इतिहास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इतिहास जो है 20 नंबर की इतिहास आपके पेपर में पूछी जाएगी। फिर हम बात करेंगे भूगोल के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, और भूगोल जो आपके पेपर में 20 नंबर की आएगी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और आज के इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया तो आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। इसी वीडियो से आप लोग अपने 70 नंबर पूरे अचीव कर लोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, पूरा ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखो, है ना। तभी स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आएगा, फिर आप लोग पेपर देने जाना, फिर आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने एक वीडियो देखी थी और मैंने एक ही वीडियो से मैंने 70 नंबर पक्के कर लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को पूरा देखो। फिर हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी के सभी, और इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। और फिर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। अर्थशास्त्र जो पेपर में 15 नंबर की आएगी, और इस तरीके से देखो 70 नंबर आपका पूरा मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के पेपर के बारे में बात करूँ तो देखो स्टूडेंट, आपका जो पेपर जो रहेगा, आपके पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। देखो 2025 में आपके पेपर में 20 बहुविकल्पी यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। और हर प्रश्न जो होगा 1 नंबर का प्रश्न होगा, और 20 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के 20 नंबर पक्के करा रहा हूँ। देखो सबसे पहला देखो प्रश्न क्या करा है कि अब मैं सबसे पहला प्रश्न पढ़ूंगा और आप लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रश्न नंबर 1 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या करा है कि यंग इटली सोसाइटी, जो यंग इटली सोसाइटी है इसका संस्थापक कौन था। अब देखो ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन दिया है बिस्मार्क, सी ऑप्शन दिया है काबूर, और डी ऑप्शन दिया है मैजनी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका ऑप्शन नंबर डी पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पूरा सही हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, और जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को कराता जाऊँ सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लिया करो, ठीक है। कॉपी में नोट कर लिया करो ताकि फिर आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग इन्हीं प्रश्नों को पढ़ो। जो मैं प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ सिर्फ यही प्रश्न करो, ठीक, याद करो। और बाहर से कोई भी प्रश्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को, जितने प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगा, सिर्फ आप लोग इन्हीं प्रश्नों को पेपर देने चले जाना, ठीक है। यही सब प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। फिर मेरा देखो फिर देखो मेरा जो दूसरा प्रश्न है कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसका था। जो करो या मरो का जो नारा था ये किसका था, जिसमें से हम इसके आंसर के बारे में बात करेंगे कि करो या मरो का जो नारा था ये किसका था। देखो ये प्रश्न नंबर आपका दूसरा रहने वाला है। ए ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिया भगत सिंह, सी ऑप्शन दिया चंद्रशेखर आजाद, और डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसका था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी को नोट करेंगे, ठीक है। कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी में नोट करो, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। करो या मरो का नारा किसका था, 4 ऑप्शन लिखेंगे, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी को टिक कर लेंगे। इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी और आप लोग प्रश्नों को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को याद हो जाएंगे। आप लोगों को मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ कि प्रश्नों को किस तरीके से याद करें। और आप लोगों को देखो, जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो प्रश्न आप लोगों को जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग लिखने की आदत डालो अपनी, है ना, आदत डालो, लिखने की आदत डालो। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है। इसको नोट करो, कॉपी में नोट करो इसको। ए ऑप्शन दिया 1919, बी ऑप्शन दिया 1929, सी ऑप्शन दिया 1924, और डी ऑप्शन दिया 1934।
जो आर्थिक महामंदी है, ठीक है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब 1929 पूरा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? अब देखो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सही है? जो कपास की जो खेती है, कपास की खेती करने के लिए कौन सी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? ए ऑप्शन दिया लाल मिट्टी है, बी ऑप्शन दिया काली मिट्टी है, सी ऑप्शन दिया लैटेराइट मिट्टी है, डी ऑप्शन दिया जलोढ़ मिट्टी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब कि काली मिट्टी पूरा सही हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? और प्रश्न नंबर 5 जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? देखो ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। चलो मुझे कमेंट में करके बताओ कि इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चों को पता है। ठीक है, आज मुझे ये चेक करना है कि कितने बच्चों को इस प्रश्न का आंसर पता है। देखते हैं कितने बच्चों ने तैयारी की है और ये नहीं की है। सभी के सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है, कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन सही है? सभी बच्चे यहाँ पर मुझे कमेंट में करके बताओ। ठीक है, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सभी बच्चे कमेंट में करके बताएं। चलो प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? ठीक है, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है? अब देखो रेशेदार फसल पूछी गई है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ए ऑप्शन दिया जूट है, बी ऑप्शन दिया काफ़ी है, सी ऑप्शन दिया है जौ और डी ऑप्शन दिया रबर। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? ए ऑप्शन जूट है कि कॉफ़ी है कि जौ है कि रबर है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है जूट, आप लोगों का जो नंबर ए ऑप्शन दिया है जूट, ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जूट जूट हमारा सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? आप देखो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो कि आधारभूत है। ए ऑप्शन दिया मैंगनीज, बी ऑप्शन दिया अभ्रक, सी ऑप्शन दिया लौह अयस्क और डी ऑप्शन दिया तांबा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो कि आधारभूत हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मतलब कि लौह अयस्क हमारा पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी जो है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है लौह अयस्क। ठीक है, इसको नोट करो, लौह अयस्क, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा पूरा सही हो जाएगा, इसको नोट करेंगे। और इसके साथ फिर हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि पश्चिमी रेलवे जो है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन दिया दिल्ली में स्थित है, बी ऑप्शन दिया मुंबई में स्थित है, सी ऑप्शन दिया कोलकाता में है कि डी ऑप्शन दिया अमृतसर में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जो आपका पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन मतलब कि मुंबई। ठीक है, बी ऑप्शन क्या दिया? बी ऑप्शन दिया मुंबई, तो मुंबई, ठीक है, मुंबई मतलब कि मुंबई हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 हमसे देखो क्या कह रहा है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? जो आपका संसदीय प्रजातंत्र है और संसदीय प्रजातंत्र की जो स्थापना है वो किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इसका देखो ऑप्शन देख लो पहले। ए ऑप्शन दिया इटली है, बी ऑप्शन दिया इंग्लैंड है, सी ऑप्शन दिया फ्रांस है और डी ऑप्शन दिया जर्मनी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इसका मेरे प्यारे बच्चों जो ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन मतलब इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पर लिख देते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, सभी के सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जो भारत है आपका, ठीक है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी?
आप देखो कब हुई थी पंचायती राज की स्थापना, देखो कब हुई थी। ए ऑप्शन दिया 1980, बी ऑप्शन दिया 1990, सी ऑप्शन दिया 1992 और डी ऑप्शन दिया 2004। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो आपका डी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, देखो इसका सी ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा, मतलब कि 1992 हमारा पूरा सही हो जाएगा। तो इसको नोट करेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार, ठीक है, प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या होगी। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि संविधान के अनुसार हमको भारत की राजभाषा बताना है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया हिंदी, बी ऑप्शन दिया उर्दू और सी ऑप्शन दिया संस्कृत, डी ऑप्शन दिया अंग्रेजी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मतलब कि हिंदी हमारा पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हिंदी को सही करेंगे, हिंदी को लिखेंगे, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और फिर इसी के साथ आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में ऐसी भाषा बतानी जो कि भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। आप देखो इसके बारे में बात करते हैं। उर्दू, ए ऑप्शन दिया उर्दू और बी ऑप्शन दिया अंग्रेजी, सी ऑप्शन दिया है हिंदी और डी ऑप्शन दिया पंजाबी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया है मतलब हिंदी। तो भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं कि लिखित संविधान के बारे में बात करते हैं कि संविधान जो है मेरा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। जो लिखित संविधान है ये भारत में कब लागू हुआ तो हमको बताना है। देखो ऑप्शन नंबर ए इसका दिया है 15 अगस्त है, सी और बी ऑप्शन दिया है 14 अगस्त, सी ऑप्शन दिया है 10 दिसंबर, डी ऑप्शन दिया 26 जनवरी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। आप देखो यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन नंबर डी मतलब 26 जनवरी हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 देखो हमसे कह रहा है कि किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज कहलाता है, क्या कहलाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज क्या कहलाता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन दिया प्रमाण पत्र, बी ऑप्शन दिया विवरण, सी ऑप्शन दिया है शपथ पत्र और डी ऑप्शन दिया सारणी। अगर हम किसी अधिकारी को अगर हम दस्तावेज सौंप रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी अधिकारी को अपना दस्तावेज दे रहे हैं तो मेरा शपथ पत्र जो कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मतलब कि शपथ पत्र हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या होता है। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या होता है। देखो ए ऑप्शन दिया जनता, बी ऑप्शन दिया संसद, सी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन दिया राष्ट्रपति। तो प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए मतलब कि जनता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जनता को नोट करेंगे, जनता हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से, देखो प्रश्न नंबर 16 समझो कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं। अब देखो इसको समझो। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित है। अब देखो इसके 4 ऑप्शन देख लो कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन दिया है रोजगार की शर्तें, बी ऑप्शन दिया उद्यमों के स्वामित्व, सी ऑप्शन दिया उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या और डी ऑप्शन दिया है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा सही हो जाएगा, मतलब कि उद्यमों के स्वामित्व, ठीक है, ये वाला मेरा सही हो जाएगा।
फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 देखो हमसे क्या कह रहा है कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 17 देखो कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जो सेवा क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जितना भी आप लोगों का सेवा होता है और जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन दिया प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन दिया तृतीय क्षेत्र और सी ऑप्शन दिया द्वितीय क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। अब देखो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर नंबर जो आपके लोगों का बी ऑप्शन दिया है तृतीयक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है तृतीयक क्षेत्रक, यही मेरा पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को नोट करेंगे। फिर देखो और आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमसे देखो क्या करें। प्रश्न नंबर 18 कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। देखो ए ऑप्शन दिया प्रारंभिक क्षेत्रक, बी ऑप्शन दिया तृतीयक क्षेत्रक और सी ऑप्शन दिया है द्वितीयक क्षेत्रक और डी ऑप्शन दिया चतुर्थक क्षेत्रक। देखो यहाँ पर इसका आंसर नंबर देखो नोट करो। इसका आंसर नंबर ए ऑप्शन जो दिया है, इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है मतलब कि प्रारंभिक क्षेत्रक, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्रक नोट करेंगे, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो हम अगला प्रश्न लाते हैं। प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को कहा जाता है। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया मुद्रा कहते हैं, बी ऑप्शन दिया विनिमय कहते हैं, सी ऑप्शन दिया साख कहते हैं, डी ऑप्शन दिया ऋण कहते हैं, है ना। आप देखो यहाँ पर इसको समझो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, मुद्रा, इसका मुद्रा ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। मुद्रा को सही करेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। जो आप लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई ये हमसे पूछा गया। अब देखो इसके 4 ऑप्शन देखो। ए ऑप्शन दिया 1935, बी ऑप्शन दिया 1945, सी ऑप्शन दिया 1955 और डी ऑप्शन दिया 1965। तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि प्रश्न नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई, ठीक है। तो अब आप लोग देखो 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया 1935 और बी ऑप्शन दिया है 1945 और सी ऑप्शन दिया 1955 और डी ऑप्शन दिया 1965। तो सभी किसी भी बच्चे मुझे कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर मेरा जो अगला है वर्णनात्मक प्रश्न। देखो यहाँ पर समझो, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न समझो। पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा, कैसा आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे ना। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दूं। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ से समझा रहा हूँ। देखो वर्णनात्मक प्रश्न जो एक होता है, वर्णनात्मक प्रश्न जो एक होता है ये पेपर में 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। 4 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न एक आएंगे। तो मैं आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्णनात्मक प्रश्न बताऊंगा जो सीधा आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। और मैं कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं वही प्रश्न बताऊंगा जो सीधा आपके पेपर में आएंगे। और आप लोग इन्हीं प्रश्नों का आंसर लिख देना और आप लोगों के पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं वर्णनात्मक प्रश्न 1 के बारे में बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा वर्णनात्मक प्रश्न 2 के बारे में, ठीक है, जो कि पेपर में 6 नंबर के आते हैं। तो मैं उन्हें आज की वीडियो जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। देखो वर्णनात्मक प्रश्न 1 और वर्णनात्मक प्रश्न 2 आंसर सहित, ठीक है, आंसर सहित भी बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे, है ना। और उसका आंसर भी लिखना बताएंगे आप लोगों को, आंसर कैसे लिखा जाए। आप देखो सबसे पहले आप लोग अपना एक पहला प्रश्न लिखिए। वर्णनात्मक प्रश्न 1 में पहला प्रश्न डालेंगे कि मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण लिखो। चलो मृदा अपरदन हेडिंग डालो, इस प्रश्न को लिखना स्टार्ट करो। तो आप लोग इस प्रश्न को लिखिए कि मृदा अपरदन क्या है और इसके 2 कारण भी बताइए। चलो देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण लिखो। अब यहाँ से हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन। देखो यहाँ से हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन, है ना।
तो यहाँ पर देखो मृदा अपरदन हेडिंग डालेंगे और मृदा अपरदन लिखना स्टार्ट करेंगे कि मृदा के ऊपरी भाग, मृदा का जो ऊपरी जो भाग होता है, मृदा का ऊपरी भाग या फिर कह सकते हैं उसको हम आवरण भी कहते हैं या परत कह सकते हैं, को अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे मृदा जल द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। देखो आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो चित्र के द्वारा समझो। मान लो देखो ये कोई पृथ्वी है ना, ये देखो पृथ्वी, ये मृदा है, ये मृदा है ना। अब यहाँ से देखो हवा चली, मतलब यहाँ से हवा चली, यहाँ से हवा चली तो हवा ने क्या किया, इसकी ऊपरी परत को उड़ा दिया, ठीक है। और यही वाली परत देखो यहाँ पर इकट्ठा हो गई, तो इसी को हम कहते हैं कि मृदा द्वारा, देखो समझो यहाँ से प्रश्न को पढ़ेंगे कि मृदा के ऊपरी भाग, मृदा को मान लो ये ऊपरी भाग हो गया, मृदा का ऊपरी भाग आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे मृदा जल द्वारा विस्थापित करना, मतलब जल द्वारा विस्थापित हो जाए मृदा, तो उसी को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का जाना, वही मेरा मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। बहुत सरल भाषा में समझो। आप देखो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन के कारण, यानी कि मृदा अपरदन क्यों होता है, इसका कारण समझो मृदा अपरदन का। चलो मृदा अपरदन का कारण समझेंगे कि शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में पवन, पवन का मतलब होता है हवा, देखो पवन, पवन का मतलब हवा होता है, आप लोग घबराना नहीं, पवन हवा ही होती है। देखो शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में पवन मृदा अपरदन का मुख्य कारण, या फिर कह सकते हैं हवा जो होती है, आप लोग यहाँ पर पवन की जगह पर हवा भी लिख सकते हो। देखो शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में हवा मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, इतना निकलो। देखो खुली ढीली मिट्टी, जितनी भी मिट्टी होती है जो खुली होती है, खुली ढीली मिट्टी को पवन मृदा को आसानी से उड़ा ले जाती है। जितनी भी खुली मिट्टी होती है, खुली मिट्टी को हवा आसानी से उड़ा ले जाती है, ठीक है। अब देखो उड़ा ले जाती है और दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। तो हवा क्या करती है कि खुली ढीली मिट्टी, जितनी भी खुली मिट्टी होती है उसको अपने साथ उड़ा ले जाती है और दूसरे स्थान पर, देखो अब लिखा दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो डालेंगे सेकेंड हेडिंग, क्योंकि हमसे दो कारण पूछे गए हैं तो दो कारण भी है ना, तो दो कारण तो लिखने ही पड़ेंगे हमको। देखो यहाँ से लिखेंगे वृक्षों की कटाई और अति चराई से। देखो वृक्षों की जब कटाई होती है तो वृक्ष जैसे कटते जा रहे हैं तो वृक्षों की कटाई और अति चराई से, देखो बहुत से चराई, खेतों में बहुत से मतलब चराई भी होती है। वृक्षों की कटाई और अति चराई से वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिससे मृदा की सुरक्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि वृक्षों की कटाई और अति चराई से वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिससे मृदा की सुरक्षा नहीं हो पाती है। चलो फिर हम आगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 को नोट करिए, आप लोग कॉपी में नोट करो प्रश्न नंबर 2 को, कि प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान। देखो मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय बताइए। देखो 4 उपाय पूछे गए हैं। पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन, और मृदा अपरदन मैं आप लोगों को समझा भी चुका हूँ। तो मृदा अपरदन हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन, मृदा के ऊपरी भाग या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे पवन जल या मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। अब इसके 4 कारण देखो। पहला कारण इसका देखो मृदा अपरदन का पहला कारण कि वृक्षों की पत्तियों से पेटी बनाकर तटीय इलाकों में इसे प्रयोग में लाया जा रहा है ना। फिर से एक बार देखो कि वृक्षों की पत्तियों से पेटी बनाकर तटीय इलाकों में इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। अब देखो सेकंड मृदा अपरदन का दूसरा उपाय देखो कि पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहन देकर मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये दूसरा कारण हो गया। अब यहाँ से देखो समझो तीसरा देखो, तीसरा देखें कि तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा प्रयोग कि समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, मतलब कि इससे वर्षा जल ढाल के साथ तेजी से नहीं बहता है, इसे समोच्च जुताई भी कहते हैं। इतना समझ में आएगा। चौथा प्रयोग देखो क्या है। चौथा देखो यहाँ से देखेंगे चौथा नंबर कि विशाल खेत को, जो विशाल खेत है, विशाल खेत को पट्टियों में विभाजित करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। फसलों के मध्य घास की पेटी को उगाना चाहिए, इसे पट्टीदार खेती कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से मैं आप लोगों को समझा दूँ कि यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का जो वर्णनात्मक प्रश्न जो एक है, देखो यहाँ से समझो, यहाँ से जो आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न एक आप लोगों का समाप्त होता है। अब मैं बात करूंगा आपके 6 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं
तो मैं अब आप लोगों को 6 नंबर के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। सबसे पहला देखो प्रश्न जो कि सीधा आपके पेपर में हिट करेगा और यही वाला प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले देखो बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखना है ना। जो हमारा असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया और आंदोलनकारियों के 4 कार्य भी बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है ना। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इतना देखो लिख लेना आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों की 4 कार्य लिखो। देखो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लो, आप लोग जल्दी से नोट कर लो इतना। अब फिर यहाँ से लिखेंगे आंदोलनकारियों की 4 कार्य। अब देखो तो आंदोलनकारियों के 4 कार्य देखेंगे। पहला कार्य है कि इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों को अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देनी थी, है ना। अब जो आंदोलनकारियों के 4 कार्य देखो, इस आंदोलन के प्रथम चरण में देखो, प्रथम चरण में क्या हुआ कि लोगों को जो अपनी जो उपाधियां जो होती हैं वो सरकार को लौटा देनी थी, तथा जो सरकारी नौकरियां जो होती हैं, जैसे सरकारी नौकरियां का काम जैसे सेना हो गया, आपका पुलिस हो गया, अदालत हो गया, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का त्याग किया जाना चाहिए ना। तो ये हमारे प्रथम चरण में इसकी बात की गई। तो हमारा पहला कार्य हुआ। तो आंदोलनकारियों के 4 कार्य पूछे गए, जिसमें मैंने पहला कार्य आप लोगों को बता दिया है। दूसरा कार्य देखते हैं। दूसरा कार्य क्या होता है कि अब देखो दूसरा कार्य समझेंगे कि यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है ना। तो ये देखो यहाँ पर समझेंगे दूसरा कार्य हुआ। अब हम डालेंगे तीसरा नंबर देखेंगे कि गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। गांधी जी और जो शौकत अली जो थे, इन्होंने क्या किया कि असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए इन्होंने देश भर में यात्राएं शुरू की। तो नंबर चौथा देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात में आई, निर्यात मतलब का आयात में आई, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का जो ये सामाजिक विज्ञान, ठीक है, ये जो वीडियो है पूर्ण रूप से आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के 100% इस वीडियो से सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जब तक के लिए आज के इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।